चैप्टर नंबर 4 OCM बिजनेस सर्विसेज। सोनम, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको अकेले 20 से 24 मार्क्स दे सकता है और बड़ा ही काम का चैप्टर है, इसलिए इसको छोड़ना ही नहीं है। बेवकूफी है इसको छोड़ना या इसको कम पढ़ना या इसमें से आईएमपी ढूंढना। ये पूरा ही आईएमपी है और जैसा अपन ने अभी डिस्कस भी किया, हर पेपर में आपको ये राज करता हुआ दिखेगा चैप्टर। हर बोर्ड के पेपर में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन टाइप में हर जगह पे क्वेश्चन दिखेंगे। क्वेश्चन 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, हर जगह पे चैप्टर 4 दिखता ही है। And that is why it is one of the most important chapters in class 12th OCM. बिजनेस सर्विसेज, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। बिजनेस सर्विस यानी बिजनेस को सपोर्ट करने वाली सर्विस, बिजनेस को सपोर्ट करने वाली सर्विस, बिजनेस को सपोर्ट करने वाली सर्विस। बिजनेसमैन को समय समय पे सहारे की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और ऐसे में अलग अलग सर्विसेज का उपयोग करके वो अपने बिजनेस को बूस्ट करने की कोशिश करता है, बिजनेस को चलाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, पैसा बहुत है, घर पे तो रख नहीं सकता, तो बैंकों की सर्विस की जरूरत पड़ती है। बैंकों में पैसे जमा करता है, वहां से ट्रांजैक्शंस करता है, लेन देन जो भी है बैंक के अकाउंट के थ्रू करता है, तो बैंकिंग सर्विस एक इंपॉर्टेंट सर्विस बन जाती है। उसको गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करना है, एक डीलर से दूसरे डीलर, दूसरे डीलर से तीसरे डीलर, खुद के गोडाउन में सामान रखवाना है, अपने कस्टमर्स तक सामान पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है और वहां पर उसको ट्रांसपोर्ट सर्विस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों आप अगर देखें तो गोडाउन, वेयर हाउसेस, जिसमें ये सामान को स्टोर करता है ताकि जब तक सामान बिके तब तक अच्छे कंडीशन में रहे, तो इसको वेयर हाउस की सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऐसी अलग अलग सर्विसेज हैं जिनका उपयोग करते हुए, बहुत सारा रिस्क लेते हुए एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है। रिस्क को अगर ओवरकम करना है, रिस्क को अगर कम करना है, तो ऐसे में बिजनेसमैन को इंश्योरेंस की सर्विस भी लगती है। कुल मिलाकर के इस चैप्टर में ये अलग अलग सर्विसेज कैसे एक बिजनेसमैन को सहारा देती हैं, वो हम सीखते हैं। पूरा चैप्टर अपने आप में एक बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, मगर अब जब हम इस स्टेज पे खड़े हैं जहां पे टेक्स्ट बुक खोल के पूरा चैप्टर पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पेपर्स में आए हुए बिजनेस सर्विसेज के क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो क्वेश्चंस कई बार हमारे एग्जाम्स में कॉलेजेस के देखे गए हैं, प्रीलिम्स में देखे गए हैं और जो श्योर शॉर्ट माने जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। ये चैप्टर बिना एटीट्यूड के आप पढ़ ही नहीं सकते। पहले तो आप लोग सावकारी से बैठ जाओ, सब लोग ऐसा। इसको ऐसा चैप्टर समझ के पढ़ो ही मत कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है या बहुत हार्ड चैप्टर है या बहुत डिफिकल्ट आंसर्स होंगे, नहीं। इसको भी वही औकात में रखो जो औकात में आपने चैप्टर 1 को रखा, वही औकात में रखो जिस औकात में आपने चैप्टर 2 को रखा हो। ये चैप्टर एक नॉर्मल चैप्टर ही है, उसको ट्रीटमेंट भी वैसा ही दो। सिर्फ और सिर्फ याद रखो कि लगता है समंदर को गुमान आया है, लगता है समंदर को गुमान आया है। अपना एटीट्यूड कम थोड़ी है, जरा कश्ती वहीं मोड़ दो जहां तूफान आया है। तो अपने को एटीट्यूड में पढ़ना है ये चैप्टर कि अपन कितना भी बड़ा आंसर हो उसको अच्छे से पढ़ ही सकते हैं, उसको अच्छे से कंप्लीट कर ही सकते हैं। बस एक ही मंत्र है, सिया, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, रिमेंबर टू रिपीट, रिमेंबर टू रिपीट। मतलब सेशन खत्म होने के बाद भी आज आपको आधा घंटा एटलीस्ट निकालना ही चाहिए जो आज अपन पढ़ेंगे वो वापस पढ़ने के लिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको जो अपन आज पढ़ लेंगे वो एंड में पढ़ना है, वापस से रिवाइज करना है, क्योंकि आप जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, वापस से नहीं पढ़ोगे, तब तक आगे का पार्ट और पीछे का सपाट होता रहेगा। हर बार आप कुछ नया पढ़ लोगे और ये भूल जाओगे, और ये चैप्टर वैसा नहीं है कि आप भूल सको, इसको याद रखना है। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। टाइप्स ऑफ भाई और बहनों, जैसा मैंने कहा आपको, वेयर हाउस ये एक इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विस है।
और वेयर हाउसेज, गोडाउन्स या जो भी हम इसे कह लें, ये हमारे गुड्स को संभाल के रखने में मदद करती हैं, उन्हें स्टोर करके रखती हैं जब तक वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक ना पहुंच पाए। एंड दैट इज व्हाई warehouses refers to storage of goods and consist of all those activities which are connected with storage and preserving of goods. स्टोर और प्रिजर्व करना, 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 ये दो जड़ी बूटी काम वेयर हाउस के याद रखो। वेयर हाउस का मेन काम क्या है? स्टोरेज करो। वेयर हाउस का काम क्या है? स्टोरेज करो और प्रिजर्व करो। स्टोरेज करो और प्रिजर्व कब तक? जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाए। इट इज अ मीन्स ऑफ स्टोरिंग द गुड्स. Warehousing can be defined as a group of activities connected with the storing and preserving of stored goods from the time of production till the time of consumption. इंट्रो में कुछ डाउट है एवरीवन? प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन तुरंत प्रोडक्शन होते ही बिक थोड़ी जाता है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा टाइम गैप हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर। तो कंजम्पशन होने तक उसे संभाल के उसी अच्छे कंडीशन में रखना जिस कंडीशन में वो बना है, उसे हम कहते हैं वेयरहाउसिंग। आज सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेयरहाउस हम पढ़ रहे हैं। तो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस। आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स में आपके टेक्स्ट बुक में भी आंसर दिया हुआ है। कुल मिलाकर के अपन देखें तो 7 अलग अलग टाइप है। कितने टाइप है? 7। और ये क्वेश्चन का बड़े वाले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन 7-8 में आने के चांसेस होते हैं। ओके, तो इसको याद कैसे रखोगे? याद पहले रखोगे जीडीपी। क्या याद रखोगे? जीडीपी। क्या याद रखोगे? जीडीपी। क्या याद रखोगे? यस। जी से गवर्नमेंट वेयरहाउस, डी से ड्यूटी पेड वेयरहाउस, गवर्नमेंट वेयरहाउस, ड्यूटी पेड वेयरहाउस, गवर्नमेंट वेयरहाउस, ड्यूटी पेड वेयरहाउस, गवर्नमेंट वेयरहाउस, अरे गवर्नमेंट वेयरहाउस। और पी से पब्लिक वेयरहाउस। एकदम सिंपल, पहले 3 टाइप्स याद करते हैं। जीडीपी, गवर्नमेंट ड्यूटी पेड और पब्लिक, गवर्नमेंट ड्यूटी पेड और गवर्नमेंट ड्यूटी पेड और गवर्नमेंट ड्यूटी पेड और क्या है? गवर्नमेंट यानी सरकारी। तो सरकारी वेयरहाउस की विशेषता क्या है? ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। यानी सरकार का यहां पर मैनेजमेंट में रोल है, सरकार का यहां पे पूरा कंट्रोल है। ऐसा वेयरहाउस जहां पर ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज बाय सरकार है, बाय गवर्नमेंट है, इट इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट वेयरहाउस। सिंपल मीनिंग। विशेषता क्या है? तो यार जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो महंगे महंगे प्राइवेट वेयरहाउसेस का पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सरकार ने उनको एक स्कीम दिया है, सरकार ने उनको डिस्काउंट के ऊपर कम दाम पे वेयरहाउसिंग फैसिलिटी दी है। और इसीलिए गवर्नमेंट वेयरहाउस जो है वो ज्यादातर छोटे व्यापारी, छोटे उद्योगपति, छोटे फार्मर्स के लिए बनाए गए। For small farmers, businessmen, traders to own a warehouse, so these government warehouses assist them in storing their goods at nominal charge. Central Warehousing Corporation of India, State Warehousing Corporation, and the Food Corporation of India are having warehouses across different states and countries. इन्हीं के अलग अलग वेयरहाउसेस को गवर्नमेंट वेयरहाउसेस कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर है? इजी है एकदम। जीडीपी में डी से ड्यूटी पेड वेयरहाउस, ड्यूटी पेड, अरे ड्यूटी पेड। तेरा सामान आ रहा था दुबई से उड़ के एकदम। लफड़ा ये हो गया कि यार ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अब हमारा जो टेम्पो रात में आने वाला तो ससुरा आया ही नहीं। वो बोल रहा है कि अभी आप बोल रहे हैं, पहले बोले हो तो रात को गाड़ी खड़ी कर देते, अब गाड़ी लेटी हुई है, अब गाड़ी सुबह उठेगी, सुबह आएगी। अब तो प्लेन से तो सामान उतर गया है, प्लेन से सामान उतर गया है, आपने सारी ड्यूटीज भर दी हैं, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, व्हाटएवर। बट दोस्तों आपका ट्रांसपोर्टेशन का सामान जो जिसमें जाने वाला था वो टेम्पो ही नहीं है। ऐसे में उस रात के लिए आपको व्यवस्था चाहिए सामान को रखने की। आप एयरपोर्ट के आसपास कहां सामान लेके खड़े रहेंगे? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अरेंज योर ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट यू विल डू इज एयरपोर्ट के पास या आपके पोर्ट के पास जहां भी जहाज से सामान उतरा हो, वहां पे ही बहुत सारे ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस होते हैं और वहां पे आप सामान को कुछ समय के लिए रख सकते हैं। ड्यूटी वहां पे यानी चार्जेस आपको थोड़े देने पड़ते हैं एंड देन यू कैन कीप योर गुड्स सेफ ओवर देयर। दोस्तों
After making payment of duty, then goods can be stored at duty paid warehouse. All duty paid warehouses are public warehouses which are available to all importers. Duty paid warehouses help the importer as proper care of goods is taken. Processing of goods can be done like sorting, repacking, etc. Such warehouses are more useful for re-export of goods. जो एंट्री पोर्ट ट्रेड होता है ना, ज्यादातर उसमें भी ये वाला वेयरहाउस बहुत उपयोगी साबित होता है. एक जगह से आया सामान, उधर रीपैकिंग हुआ, सॉर्टिंग हुआ, स्टोरिंग हुआ और फिर दूसरी जगह भेज दिया. वहां से अलग से उसके लिए गोडाउन बनाने की जरूरत ही नहीं है. ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस में ही अपना सारा काम हो जाएगा. दीज आर लोकेटेड नियर पोर्ट एंड डॉक एरिया. इसकी विशेषता ये है कि ये पोर्ट और डॉक एरिया के आजू बाजू ही होते हैं, क्योंकि वहां पे ही ज्यादातर इंपोर्टर्स को काम इसका लगने वाला है ना, और कहीं तो इसका यूज नहीं है. डी समझा. नेक्स्ट पी, पब्लिक वेयरहाउस. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन गवर्नमेंट वेयरहाउस एंड पब्लिक वेयरहाउस. भाई यूजुअली इकोनॉमिक्स में अपन गवर्नमेंट और पब्लिक एक ही समझते हैं, लेकिन इधर थोड़ा अलग है. बहुत ध्यान देना. अ पब्लिक वेयरहाउस इज अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट दैट प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू जनरल पब्लिक फॉर अ सर्टेन चार्ज. ये एक धंधा है, एक बिजनेस है, किसी ने बनाया है वेयर हाउस, और वो जिसको भी वहां पे कुछ गुड स्टोर करना है उससे चार्जेस लेके उसको स्टोर करने का देता है फैसिलिटी. सिंपल. इट मे बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. एक व्यक्ति का हो सकता है या कुछ ग्रुप के ऑफ पीपल ने मिलकर वो वेयर हाउस बनाया रहेगा, वहां पे वो लोग स्टोरेज फैसिलिटी दे रहे हैं. It works under a license from government in accordance with the prescribed rules and regulation. Public warehouses provide storage facility to small manufacturers and traders at low cost. ज्यादा महंगा कॉस्ट नहीं है, कम दाम पे यहाँ पर छोटे व्यापारी वगैरह अपना सामान रख सकते हैं. These warehouses are well constructed and guarded round the clock to ensure safe custody of goods. Public warehouses are generally located near the junctions of railways, highways and waterways. यानी ये भी ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन जहां पर होता है वैसे इलाकों में ही ये बड़े वेयरहाउसेस पाए जाते हैं. समझ रहा है एवरीवन. हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेयरहाउस. आंसर जीडीपी, गवर्नमेंट, ड्यूटी पेड और पब्लिक. गवर्नमेंट ड्यूटी पेड और अरे गवर्नमेंट ड्यूटी पेड और अरे गवर्नमेंट ड्यूटी पेड और आगे बढ़ते हैं दोस्तों. कोल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डेड. कोल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डेड क्या? कोल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डेड क्या? कोल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डेड क्या? कोल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डेड. कोल्ड कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस. इसके नाम में ही इसका एक्सप्लेनेशन है. पेरिशेबल गुड्स को संभाल के रखना. कोल्ड स्टोरेज में ही रख सकते हैं. कोई ऐसा आइटम है जो पेरिशेबल है, जो खराब हो जाएगा, तो उसके लिए टेम्परेचर आपको वैसा लगेगा जहां उसको अपन स्टोर करके रख सकें. फिर वो फिशरीज हो या मिल्क हो, वेजिटेबल्स हो, ऐसे पर्टिकुलर कमोडिटीज के लिए हमें कोल्ड स्टोरेज वाले गोडाउन्स की जरूरत पड़ती है, वेयरहाउसेस की जरूरत पड़ती है. दे प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज, जैसे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. ये सब जल्दी खराब हो सकते हैं, तो इनको फ्रेश रखने के लिए, जैसे हैं वैसे रखने के लिए, कंडीशन इनकी अच्छी रखने के लिए हम कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस का इस्तेमाल करते हैं. Goods are stored and refrigerated at very low temperatures so as to preserve them and use them in future. International trade has become possible due to these warehouses. इन वेयरहाउसेस की वजह से ही आज रत्नागिरी का हापुस आम जो है वो अमेरिका तक जा पाता है. बहुत सारी फिशरीज है अपनी, यहां से ट्रांसपोर्ट होती है, अलग अलग कंट्रीज में बेची जाती है. तो ये पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोल्ड स्टोरेज ओनली. लिटरली ऐसे बहुत सारे प्लेन्स हैं जो कोल्ड स्टोरेज प्लेन्स है, और उसके अंदर पूरी तरह से ये स्टोर करके ही गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. आगे बढ़े. कोल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डेड. कोल्ड कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव वेयरहाउस ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय. जैसा गवर्नमेंट वाला ओन्ड मैनेज और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ओन कंट्रोल और मैनेज किया है. और इसका भी जो रेट्स है वो कैसा है? बहुत इकोनॉमिकल रेट है. स्मॉल फार्मर्स और पुअर पीपल, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ये ज्यादा यूजफुल है. वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड जनरल पब्लिक. ओके. लास्टली बॉन्डेड वेयरहाउस. फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बॉन्ड. Bond is like an agreement or a contract.
ऐसा वेयर हाउस जहां पर एक पर्टिकुलर बॉन्ड पे आप पैसा रख रहे हैं और बॉन्ड पे आप गुड्स वहां पर स्टोर कर रहे हैं। आप जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको वो गुड्स नहीं देगा। Bonded warehouses are licensed by government to accept imported goods for storage until the payment of custom duty. आपका गुड्स आ गया है लेकिन आपने कस्टम ड्यूटी भरा नहीं है, आपके पास फिलहाल पैसे भी नहीं है, तो गवर्नमेंट आपका जो सामान है वो जब्त कर लेती है और एक जगह संभाल के रख देती है बॉन्डेड वेयर हाउस में। जब तक आप कस्टम ड्यूटी भरोगे तो आपको वापस मिल जाएगा, अगर नहीं भर पाओगे तो सरकार उसकी नीलामी भी कभी कभी कर देती है। So these warehouses work under the control of custom authorities. The warehouse keeper is required to give an undertaking. जो वेयरहाउस कीपर होता है ना, वो लिख के देता है कि देख तेरा इतने इतने रुपए का सामान मेरे पास है, हमारे वेयरहाउस में है, और तू जब बॉन्ड भरेगा तब तेरे को हम लोग वापस ये सामान चुरा के दे देंगे। तो अंडरटेकिंग और बॉन्ड दैट विल नॉट अलाउ द गुड्स टू बी रिमूव्ड विदाउट कंसेंट ऑफ कस्टम अथॉरिटीज। The goods are held in bond and cannot be withdrawn without paying the custom duty. बिना कस्टम ड्यूटी को भरे कभी भी आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। If an importer is unable or unwilling, अगर इंपोर्टर जो है वो अभी भी नहीं भर पा रहा है कस्टम ड्यूटी, immediately after the arrival of goods, he can store the goods in the bonded warehouse. दोस्तों, he can withdraw the goods in installments by paying the custom duty proportionally. थोड़ा थोड़ा कस्टम ड्यूटी भर के भी वो थोड़े थोड़े गुड्स को निकाल सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन? पहला आंसर था टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, जीडीपी, कोल्ड कोऑपरेटिव, बॉन्डेड। कोल्ड कोऑपरेटिव, एक वेयरहाउस अपन ने छोड़ दिया, प्राइवेट वेयरहाउस। प्राइवेट नाम में ही काम छुपा हुआ है, ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे भी वही बताया कि कोई बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बड़े मर्चेंट्स होते हैं, वो लोग खुद के स्टोरेज नीड्स को खुद ही फुलफिल करते हैं। मतलब उनको मालूम है उनका टर्नओवर, उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, तो अपन दूसरे के पास अपना सामान क्यों रखने का, खुद का गोडाउन ही बना डालते हैं। और वो लोग बड़े बड़े खुद के ही गोडाउन बनाते हैं और वहां पे अपने सामान को वहां पे स्टोर करते हैं। वहां पे सॉर्टिंग होता है, वहां पे पैकेजिंग होता है, वहां पे रीपैकिंग होता है, व्हाटएवर is done in their own. They have large storage capacity on a regular basis, and who can afford money construct and maintain their private warehouse. जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद का ही अपना प्राइवेट वेयरहाउस बना लेते हैं। A big manufacturer or wholesaler may have network of his own warehouse in different parts of the country. उसको मालूम है मेरा तो ब्रांच अलग अलग स्टेट में, तो हर जगह पे मेरे को ऐसा बड़ा वेयरहाउस लगेगा ही, ताकि अपना माल कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, कहीं पे भी इमरजेंसी में रुकना पड़े तो अपना वेयरहाउस उधर रहे और वहां पे वो स्टोर कर सके कुछ। गॉट इट एवरीवन? सो जीडीपी में दो पी है, जी से पहला तो गवर्नमेंट, डी से ड्यूटी पेड, पी से पब्लिक, पी से प्राइवेट, पी से पब्लिक, पी से प्राइवेट, पी से पब्लिक, पी से जीडीपी हो गया। उसके बाद कोल्ड, कोल्ड यानी कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस, कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का वेयरहाउस, और आखिर में बॉन्ड यानी बॉन्डेड वेयरहाउस। इजी है, कर सकते हैं, एक बार रीड करो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कम ऑन। टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसेस। ये एक ऐसी इकलौती बिजनेस सर्विस है जो बिजनेस को बहुत काम आती है, बहुत सपोर्ट करती है, स्पेसिफिकली गुड्स को संभाल के रखने में और लोगों तक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाने में। और इसीलिए वेयर हाउस का जो फंक्शन है, आमतौर पे हमारे दिमाग में आता है गोडाउन, गोडाउन स्टोर करके रखो, स्टोर करके रखो, लेकिन स्टोरिंग के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो एक वेयरहाउस करता है। इस आंसर के जरिए अपने को आइडिया आएगा कि क्या क्या ऐसे फंक्शंस हैं जो एक वेयरहाउस में होते हैं। What are the various activities in which a warehouse is involved, a godown is involved? क्वेश्चन का नाम है फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, आंसर का नाम जीएसटी पर फाइनेंसिंग, जीएसटी पर फाइनेंसिंग, जीएसटी पर, अरे जीएसटी पर। देखो पहले दो लाइन का आप वेयरहाउस का इंट्रो लिख दो कि वेयरहाउस क्या है, और उसके बाद फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग। जीएसटी, सबसे पहला ग्रेडिंग एंड पैकिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, एस से स्टोरेज, टी से ट्रांसपोर्टेशन। वेयरहाउस एक ऐसी जगह है रक्षित जहां पर ग्रेडिंग और पैकिंग होती है। तो सबसे अहम
फंक्शन जो है वो क्या है, ग्रेडिंग और पैकिंग करना, ग्रेडिंग और पैकिंग करना, ग्रेडिंग और ग्रेडिंग बोले तो क्या सर, पैकिंग तो फिर भी समझ में आता है। ग्रेडिंग मतलब क्या, तो ग्रेडिंग में वो सेग्रीगेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, जो एक लॉट में सामान आया हुआ है उस सामान को बाइफरकेट करते हैं, अलग अलग निकालते हैं, छांटते हैं, अलग अलग जो गुड्स की क्वालिटी वाइज उनको ग्रेड करते हैं, और अच्छे गुड्स, थोड़े कम अच्छे, उसके लो क्वालिटी के अलग अलग केसेस में उन्हें ग्रेड किया जाता है, एंड देन दे आर पैक्ड। So grading and packing are both important functions of a warehouse. Warehouse nowadays provide facilities of packing, processing and grading of goods. Goods can be packed in a convenient sizes as per the instructions of the owner के instructions के हिसाब से। आपने चावल में देखा होगा, बासमती चावल, उकड़ा चावल, टुकड़ा चावल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चावल की क्वालिटी आती है, कोलम चावल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चावल है। तो ये सब ग्रेडिंग करके ही होते हैं, ग्रेडिंग करके ही उसे सेपरेट किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो ग्रेडिंग एंड पैकिंग इज वन फंक्शन, देन कम्स द मेन फंक्शन एस फॉर स्टोरेज, जीएसटी, ग्रेडिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, स्टोरेज और ग्रेडिंग, स्टोरेज और तो ऐसे स्टोरेज सबको पता ही है कि गोडाउन में सामान स्टोर होता है, वेयरहाउस में सामान स्टोर किया जाता है, ताकि उसको प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का गैप फिलर कहा जाता है। डायरेक्टली प्रोड्यूस हो गया तो बिक नहीं जाएगा ना, जब तक बिकेगा नहीं तब तक उसे हमें स्टोर करके रखना है, और वो स्टोरेज का फंक्शन कौन पूरा करता है, वेयरहाउस करता है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयरहाउसिंग, सबसे बुनियादी, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सरप्लस कमोडिटीज व्हिच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली कैन बी स्टोर्ड इन वेयरहाउस, दे कैन बी सप्लाइड एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर। जब जब उसकी डिमांड होगी तब तक वो गोडाउन से फिर सप्लाई किया जाएगा, तो गोडाउन में उसे वेयरहाउस के अंदर उसे स्टोर कर कर आसानी से रखा जा सकता है। जी एस समझा। टी से ट्रांसपोर्टेशन, दोस्तों गोडाउन से सामान ट्रांसपोर्ट होता है, बल्क जो डिपॉजिटर्स होते हैं उन्हें पहुंचाने में मदद मिलती है। गोडाउन से ट्रक्स, टेम्पोज जो है वह आसानी से सामान को कलेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग एरियाज तक पहुंचा सकते हैं। सो warehouses can provide transportation facility to bulk depositor. It collects goods from the place of production and also sends goods to the place of delivery on the request of the owner. यानी वेयरहाउस से ही ज्यादातर, देखो दुकान से तो ज्यादातर जो है वो पर्सनल सेलिंग होती है, दुकान पे कस्टमर आया और वो लेके गया। होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, ये सामान लेने और देने का काम करते हैं शॉप से। लेकिन कई बार अगर बल्क ऑर्डर्स हैं, बड़े ऑर्डर्स हैं, तो वो डायरेक्ट डिलीवरी गोडाउन से ही करवाई जाती है। एंड फॉर दैट गोडाउन्स प्रोवाइड यू ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ऑल्सो। बड़े बड़े ट्रक में अगर सामान आ रहा है तो वो दुकान पे खाली नहीं होगा, वो तो डायरेक्टली वेयरहाउस पे ही जो है अनलोड हो जाएगा और वहां पर ही उसका डिलीवरी हो जाएगा। जीएसटी क्लियर है एवरीवन? देन टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, टी से ही, टी से ही क्या है, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर फंक्शन है। वेयरहाउस प्रोवाइड्स डैश यूटिलिटी, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, ये आ चुका है ओसीएम के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में भी। मैंने बताया प्रोडक्शन का टाइम और कंजम्पशन का टाइम अलग अलग है, तो प्रोडक्शन के टाइम से लेकर कंजम्पशन के टाइम तक उसे संभाल के रखने का काम वेयरहाउस का है, तो टाइम यूटिलिटी देता है। उसी प्रकार कंज्यूमर स्कैटर्ड है, पूरे देश में कहीं पे भी हो सकता है कंज्यूमर, और आपको उस तक गुड्स पहुंचाना है। उस तक गुड्स पहुंचाएगा कौन, जब स्टोर करके रखेगा एक वेयरहाउस से दूसरे जगह तक पहुंचाने में भी वेयरहाउस ही मदद करेगा। सो वेयरहाउस हेल्प्स यू इन प्रोवाइडिंग प्लेस यूटिलिटी एज वेल। Warehouse creates time utility by preserving the goods till they are demanded, and it also creates place utility by providing the goods at the place where they are required. जहां उनकी जरूरत है वहां पे उसे पहुंचाने में भी वेयरहाउस ही मदद करता है, इसीलिए प्रिजर्व करके टाइम यूटिलिटी और पहुंचा करके प्लेस यूटिलिटी। समझा? जीएसटी क्लियर है? जी से पहला क्या था, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, एस से दूसरा स्टोरेज, और टी से दो ट्रांसपोर्टेशन और टाइम एंड प्लेस। 4 पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस स्टेबिलाईजेशन। किसी चीज की डिमांड बहुत है
और वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, सप्लाई नहीं है उसका, तो महंगा हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन अगर डिमांड है और गोडाउन में, वेयरहाउस में भी वो गुड्स है, तो वो भाव को बढ़ने नहीं देता है, भाव को मैनेज करता है, भाव को जो मार्केट रेट है उसी में स्टेबल रखता है। सो वेयरहाउस का एक फंक्शन ये भी है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी समाज में मेंटेन करता है, मार्केट में मेंटेन करता है। वेयरहाउसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ price stabilization. It is achieved by creation of time utility by warehousing. In warehouses, usually large stock of goods is kept. लेकिन लार्ज स्टॉक एक साथ तो सप्लाई नहीं हो जाता है, जितना दुकान वालों को जरूरत है उतना देते हैं उनको। जब उनके पास खत्म होगा तो वापस से गोडाउन से ले सकते हैं, वेयरहाउस से ले सकते हैं। व्हेनेवर देयर इज शॉर्टेज इन द मार्केट, गुड्स कैन बी इमीडिएटली सप्लाइड थ्रू द वेयरहाउस। समझा? यही लाइन इसका आंसर है। Whenever there is shortage, warehouse में है तो वहां से सप्लाई हो जाएगा, which helps in price stabilization to avoid rise in price due to demand and supply difference. समझे क्या? Easy है point. Also helps in price stability. Also helps in याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। P से प्रोसेसिंग, P से R से रिस्क बेयरिंग। सिर्फ स्टोर नहीं करता है, वहां पे सॉर्टिंग करता है, वहां पे पैकेजिंग करता है, वहां पे उसे रिफर्बिश करना है तो वो भी कर देता है। बहुत सारी ग्रेडिंग से रिलेटेड काम भी गोडाउन में हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई सारा प्रोसेसिंग वर्क जो है वो गोडाउन में हो सकता है। सर्टेन कमोडिटीज आर नॉट कंज्यूम्ड इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस्ड। जैसा बना है वैसा ही कंज्यूम नहीं होता है, उसमें थोड़ी कटाई होती है, थोड़ा सा उसे और फर्बिश किया जाता है। आप अगर देखें बनानास के केस में, तो वो जब फार्म से निकलते हैं ना तो वो कच्चे ही होते हैं। ये वेयरहाउस ही है जहां पर घास वास के बीच उनके बॉक्सेस को रख के उन्हें पकाया जाता है और फिर वो मार्केट में आते हैं। कच्चे केले डायरेक्टली आपको नहीं मिलेंगे, वो पक कर ही आएंगे। तो पकते कहां पे है? वो वेयरहाउस में पकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोसेसिंग फंक्शन है। बहुत सारे फ्रूट्स के केसेस में ये होता है, आम के केस में भी ऐसे ही होता है। वो जब मार्केट में फार्म से आया है तब तो वो कच्चा ही है, बट उसे प्रोसेस किया जाता है गोडाउन्स में और वहां पर उसे वैसा टेम्परेचर देकर उसे पकाया जाता है। So certain commodities are not consumed in the form they are produced. Processing is required to make them consumable. Paddy is polished, fruits are ripened, etc. Sometimes warehouses undertake such activity on behalf of the owners. Got it? Processing समझा? Next, risk bearing. रिस्क बेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोडाउन्स का, वेयरहाउसेस का। आपको याद रखना है दैट जिसने आपके गोडाउन में या वेयरहाउस में गुड्स रखा है, उसने अपना बहुत कीमती सामान वहां पर छोड़ा है आपके भरोसे पे। तो आपको ये मेंटेन करना है एज वेयरहाउस कीपर कि यार सामान उसका डिस्ट्रॉय ना हो, वो जिस कंडीशन में है वैसे ही कंडीशन में रहे टिल द कंज्यूमर कंज्यूम्स इट। सो इट इज अ वेरी रिस्क बेयरिंग फंक्शन ऑफ अ वेयरहाउस कि वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए रेडी रखे, कंज्यूमेबल रखे। When the goods are stored in warehouses, they are exposed to many risks in the form of theft, deterioration, fire, etc. Warehouses are constructed in such a way that they minimize these risks. वेयरहाउसेस को बिल्ड ही ऐसा किया जाता है कि वो आग लगने से रोके या बचा सके। A warehouse keeper has to take the reasonable care of the goods and safeguard them against various risks. For any loss or damage sustained by goods, warehouse keeper shall be liable to the owner of the goods. समझा क्या? जीएसटी पर, जी से ग्रेडिंग एंड पैकिंग, एस से स्टोरेज, टी से दो ट्रांसपोर्टेशन और टाइम एंड प्लेस यूनिट, जीएसटी हो गया पर। पी से प्रोसेसिंग, ए से ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस स्टेबलाइजेशन, आर से रिस्क वेल, आर से पी ए आर, समझ रहा है? पी से क्या था बोलो वापस? प्रोसेसिंग। ए से क्या था? ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस स्टेबलाइजेशन। और आर से जीएसटी पर, समझा? आखिर में फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग पैसे की मदद करना इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग। हियर लोन्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम वेयरहाउस कीपर और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझो? हाँ,
बहुत लोग ये करते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स डील इन दिस। मेरा 10 लाख रुपए का सामान गोडाउन में पड़ा है, इसके बदले में मेरे को लोन दे दो ना। और बहुत सारी संस्थाएं देती हैं। इट इज लाइक अ मॉर्गेज का ही वर्जन, कि हम गिरवी रख रहे कुछ और उसके बदले में तुम लोन लेके जा रहे हो। जब तुम्हारा हो जाएगा काम तो इंटरेस्ट के साथ तुम पैसा रिटर्न दे दोगे। तो ये लोन देना, ये भी एक फाइनेंसिंग फंक्शन है जो वेयर हाउसेस करते हैं अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड बाय द ओनर। गुड्स एक्ट एज अ सिक्योरिटी for the warehouse keeper or for financial institutions. In this manner, warehousing acts as a source of finance for the businessman for meeting business operations. समझा क्या? दो आंसर किए अपन ने वेयरहाउस के। पहला टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, जीडीपी, कोल्ड, कोऑपरेटिव एंड बॉन्डेड वेयरहाउस। और अभी अभी अपन ने किया फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, जीएसटी पर फाइनेंसिंग, जीएसटी पर फाइनेंसिंग, जीएसटी पर फाइनेंसिंग, जीएसटी पर फाइनेंसिंग। याद रहेगा क्या? पढ़ो फटाफट से को ना। अंदर के माल मसाला मटेरियल को मेन पढ़ो अच्छे से और लिख के प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कम ऑन। Business services, the next service after warehouses is the banking service. Banking is an important and essential service of business. It helps businessman to store his money, to do transactions properly. He can borrow money from the banking and financial institutions, and he can do his operating expenses, his working capital expenses from the banking facilities or services. So banks are very very important from the point of view of business, और इसीलिए बैंक ये एक important business service बन जाती है। इस चैप्टर का एक इकलौता important क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ बैंक। इट इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। It seems to be lengthy many times because of many types of financial institutions, but our short code will help you in remembering all the types of banks. I challenge you on this that आप बहुत आसानी से शॉर्ट कोड और निमोनिक बना के इस आंसर को आसान बना सकते हैं। There are many videos on the internet circulating regarding types of bank. Refer to any, but याद रखने के लिए शॉर्ट कोड इज द बेस्ट ट्रिक। अभी यहाँ पे मैंने CID राइजेस लिखा है। इससे पहले मेरे ही एक वीडियो में एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने कमेंट के अंदर C सीरीज करके भी एक बहुत अच्छा शॉर्ट कोड दिया था। I used that short code. Many of my students have also used this. तो जो आपको सही लगता है, जो आपको इजी लगता है, जो आपको बेस्ट लगता है ना, वो शॉर्ट कोड को अपना लो। लेकिन टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ने के लिए शॉर्ट कोड जरूरी है। निमोनिक के जरिए आप सारे बैंक के नाम याद रख लोगे, और उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर बैंक के नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है। अगर आपको नाम याद हो गया तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के भी इकोलॉजी ठोकोलॉजी करके अच्छा आंसर बना सकोगे। स्टार्ट करें? Yes. A bank is a financial institution which deals with deposits and advances. एक हाथ दे, एक हाथ ले, एक हाथ दे, एक हाथ ले। अरे एक हाथ दे। तो बैंक का काम ही है कि एक हाथ से वो डिपॉजिट लेती है और एक हाथ से वो एडवांसेस और लोन्स देती है। तो भाई एक हाथ दे, एक हाथ ले, इसका काम है। इंट्रोडक्शन में अपन ने वो लिख दिया। चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। टाइप्स ऑफ बैंक, आंसर का नाम CID राइजेस, आंसर का नाम CID राइजेस, आंसर का नाम बी कंफर्टेबल विद वट एवर शॉर्ट कोड यू मेक। फिलहाल मैं CID राइजेस को कंटिन्यू कर रहा हूं। C से सेंट्रल बैंक, C से कमर्शियल बैंक, C से कोऑपरेटिव बैंक। C कितने? 3। सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव। सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव। सेंट्रल, कमर्शियल, अरे सेंट्रल कमर्शियल, अरे सेंट्रल कमर्शियल, अरे सेंट्रल कमर्शियल, अरे सेंट्रल कमर्शियल। कम ऑन एनर्जी। सेंट्रल कमर्शियल, सेंट्रल कमर्शियल, सेंट्रल कमर्शियल। सेंट्रल बैंक देश की अपेक्स बैंक है, टॉप मोस्ट बैंक है। ये वो बैंक है जो देश की बैंक है, सरकार की बैंक है, बैंकर्स बैंक है। अपने देश में उसका नाम RBI है। खत्म। Central bank is the apex financial institution in banking industry in the country. Every country has their own central bank. In India, it is called as
RBI. The RBI was established in 1945 under the Reserve Bank Act 1944. Some functions of RBI as follows. जहां वो मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेम करती है, करेंसी नोट्स इशू करती है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, बैंकर टू द बैंक है, टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया। यानी 3-4 फंक्शंस पॉइंट वाइज लिखने हैं, बाकी पॉइंट में कुछ भी दम नहीं है। सेंट्रल बैंक यानी एपेक्स बैंक, टॉपमोस्ट बैंक ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहला पॉइंट क्लियर एवरीवन? सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव। दूसरा है कमर्शियल, वो बैंक जिससे हम डील करते हैं, मैं और आप डील करते हैं, वो बैंक जो हमारे आसपास होती हैं। ये ज्यादातर कमर्शियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये दो वर्ड्स अपन ने इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रिएटर ऑफ क्रेडिट। याद है आपको? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट आरबीआई है, क्रिएटर ऑफ क्रेडिट कमर्शियल। ये मनी सर्कुलेशन करती है, ये एक हाथ ले करती है, और इसीलिए इसका रोल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा है। कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन और टर्शरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन जिसको बोलते हैं अपन। प्राइमरी के अंदर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स। सेकेंडरी फंक्शंस के अलावा यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन और एजेंसी फंक्शन भी दिए हुए हैं। इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। एक होती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक होती है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। याद रखिए, पब्लिक सेक्टर सरकारी होती है, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट ग्रुप्स की या इंडिविजुअल्स की ओन्ड होती है। एग्जाम्पल्स भी कई दिए हुए हैं यहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, गवर्नमेंट के अंदर बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और कई फॉरेन बैंक्स होती हैं जिसमें सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे नाम है। तो ये 2 पॉइंट है अपने, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। इसमें कोई भी डरने जैसी बात नहीं है, दोनों इजी पॉइंट्स। टाइप्स ऑफ बैंक में पहले 2 टाइप, सेंट्रल और कमर्शियल। तीसरे पे आते हैं, सी से कोऑपरेटिव। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, नाम में इनके सहकार है, कोऑपरेशन है, कोऑपरेटिव बैंक्स। ये प्राइमरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे चलती है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। मेन एम क्या है इसका? जहां पे कमर्शियल बैंक ना पहुंच सके वहां पर पहुंचना इसका मेन एम है, और इसीलिए रूरल एरियाज में स्मॉल फार्मर्स तक कोऑपरेटिव बैंक पहुंचने का काम करती है। प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल जैसे फार्मर, स्मॉल स्केल यूनिट्स एक्सेट्रा। और इसीलिए 3 डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं। एक तो प्राइमरी लेवल यानी गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे। पैसा कम पड़ा तो किससे लेंगे? डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट लेवल में याद रखने का, ये एक डिस्ट्रिक्ट में होती है फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। उसके ऊपर स्टेट लेवल, स्टेट कोऑपरेटिव क्या करती है? ये स्टेट लेवल पे। विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर रजिस्टर्ड होती है कोऑपरेटिव बैंक। वेयर कमर्शियल बैंक डजंट रीच, कोऑपरेटिव बैंक रीच देयर टू हेल्प स्मॉल फार्मर्स एंड विलेज पीपल एंड inculcate a habit of savings in them. It works in 3 level. Village level is called as primary level bank. सेकेंड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके थर्ड नंबर पे स्टेट लेवल। याद रहेगा? एवरीबॉडी क्लियर है? 3C क्लियर है? सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव। सेंट्रल कमर्शियल, अरे 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 सेंट्रल कमर्शियल कोऑपरेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीआईडी राइजेस के अंदर आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ID आ गया यहाँ पे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नाम में ही काम छुपा हुआ है, तेरे को अंदर का कुछ नहीं याद है, शाली शॉर्टकट याद है। आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या करेगी? ये बैंक इंडस्ट्री को डेवलप करेगी। क्या करेगी? इंडस्ट्री को डेवलप करेगी। क्या करेगी? इंडस्ट्री को। These are financial institutions that provide medium and long term funds to the business firms. Example,
डेवलपमेंट ऑफ बैंक आर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IFCI, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन SFC और महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैसा देने का काम करती है। ये वो बैंक है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे वर्क करती है। ये रिलैक्स करके आराम से एक सेक्टर पे फोकस करती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक समझ रहे हैं एवरीबॉडी? आगे बढ़ते हैं। राइजेस, आर से रीजनल रूरल बैंक। तेरे को खाली नाम याद है, अंदर का कुछ याद नहीं है, नाम में ही काम छुपा हुआ है। रीजनल रूरल बैंक, रीजनल इट वर्क्स अंडर और ऑपरेट्स अंडर अ रूरल एरिया। रूरल एरिया में कौन रहते हैं? फार्मर्स रहते हैं, आर्टिसंस रहते हैं, पुअर पीपल रहते हैं। उनको बैंकिंग हैबिट्स और बैंकिंग नीड्स को उनके फुलफिल करने के लिए रीजनल रूरल बैंक यानी RRBs होती है। दे वर एस्टैब्लिश्ड इन 1975। दीज बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। The capital of RBI is contributed by central government 50% and state government 15%। इसके अलावा दूसरी बैंक्स जो हैं कमर्शियल बैंक वो भी 35% इसमें स्पॉन्सर करती हैं। RRBs मोबिलाइज डिपॉजिट्स, वो क्या करती हैं? एक जगह से डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करती हैं और प्राइमरीली फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज एंड प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस मोस्टली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। यही की लाइन है, एक इंपॉर्टेंट लाइन। रीजनल और रूरल लेवल पे किसानों की मदद करने के लिए, पुअर पीपल की मदद करने के लिए बैंक बनाई गई है। रीजनल रूरल बैंक समझा क्या एवरीवन? आई से इन्वेस्टमेंट बैंक। वंस अगेन आई रिपीट, तू खाली कीवर्ड पढ़ के गया है, खाली शॉर्ट कोड पढ़ के गया है, कुछ नहीं आता है। आई से इन्वेस्टमेंट बैंक इतना ही मालूम है, तो भी अंदर लिख सकता है, नाम में उसका काम छुपा हुआ है। इन्वेस्टमेंट बैंक काय की मदद करेगा? इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेगा, एडवाइस करेगा किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, गाइड करेगा कहां पे पैसा लगाना चाहिए। और इसीलिए these banks provide financial and advisory assistance to their customers. Simple. Their clients generally include business firms and government organization. ज्यादातर इनके क्लाइंट्स कौन है? बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वही तो इन्वेस्ट करेंगे ना। तो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स फैसिलिटेट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बाय अंडरटेकिंग रिसर्च। और इन्फो प्रोवाइड करते हैं कि देखो ये छोटी कंपनी है, इसको तुम खरीद लो, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। ये कंपनी के साथ मर्ज कर लो, तुम्हारा दोनों का बिजनेस बढ़ेगा। ऐसे एडवाइजरी काम जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स करती रहती है। अंडरस्टूड? राइजेस में आर से हमने पढ़ा रीजनल रूरल बैंक, आई से हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक्स, नाम में ही काम है, कुछ तो स्पेशल है। नाम में ही काम है, कुछ तो स्पेशल है। नाम में ही काम है, अरे नाम में ही काम है। क्या स्पेशल है भाई? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, छोटे इंडस्ट्रीज का भला करती है। नाबार्ड तो सबने सुना ही होगा। स्पेशलाइज्ड बैंक वो बैंक है जो स्पेशल सेक्टर के लिए काम करती है। अब ये जो सिडबी है ये क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। तो इसके नाम में ही काम है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए फंड देने का काम। ये नाबार्ड है, इसके नाम में ही काम है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये क्या अमीरों को पैसा देगी? ये किसको पैसा देगी? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, स्मॉल फार्मर्स को, रूरल आर्टिसंस को, रूरल पुअर को पैसा देगी, लोन देगी, फंड्स देगी। Understood everybody? So somewhere or the other, the name itself suggests everything. सातवें पॉइंट में तीन अलग अलग एग्जांपल्स है सिर्फ स्पेशलाइजेशन के। पहला स्पेशलाइजेशन है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। तो व्हाट दिस एक्सिम बैंक माइट बी डूइंग? रोटी बनाने का काम तो नहीं करेगी, क्या करेगी? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगी। क्या करेगी? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगी। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए पैसा देगी। ये क्या करेगी? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा देगी। अंडरस्टूड? स्पेशलाइज्ड बैंक समझा? राइजेस के अंदर ई से एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज क्या करेगा? दुपट्टा, फॉरेन एक्सचेंज करेगा। क्या एक्सचेंज करेगा? फॉरेन एक्सचेंज करेगा। क्या एक्सचेंज करेगा? और द एक्सचेंज बैंक्स एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक फैसिलिटेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस।
तो एक्सचेंज बैंक के भी नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है। ये क्या एक्सचेंज करेगा? फॉरेन करेंसी का फॉरेन एक्सचेंज करेगा। एग्जांपल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक आर बार्क्लेज बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो। सम फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज बैंक आर एज फॉलोज: फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड, इशू करना लेटर ऑफ क्रेडिट, डिस्काउंटिंग बिल्स, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा। और लास्टली आती है नाइन्थ बैंक, दैट इज सेविंग्स बैंक। मैं तो शॉर्ट कोड पढ़ के गया हूं। सेविंग बैंक क्या करेगी? खर्चा करेगी, बहुत सारा एक्सपेंस कर देगी। सेविंग बैंक सेविंग करेगी और क्या करेगी? सेविंग बैंक क्या करेगी? तो ये सेविंग के हैबिट को बढ़ाएगी, सेविंग के हैबिट को इनकलकेट करेगी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक इज टू एनकरेज सेविंग्स ऑफ द पीपल, एस्पेशली इन, अरे समझा क्या? सीआईडी राइजेस, सीआईडी, अरे सीआईडी, कोई भी पूछे टाइप्स ऑफ बैंक, आंसर का नाम सीआईडी राइजेस, आंसर का नाम कितने सी? 3 सी, सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव। सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव में 3, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल। याद है? प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, याद रहेगा? 3 सी हो गए। 3 सी के बाद नेक्स्ट इज आई, आई फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सीआईडी हो गया। सीआईडी के बाद आर, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। उसके बाद आई से इन्वेस्टमेंट बैंक, एस से स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड में अपन ने 3 एग्जांपल देखे, एक्सिम देखा, सिडबी और नाबार्ड देखा। उसके बाद ई से एक्सचेंज बैंक, एक्सचेंज बैंक के बाद सेविंग बैंक, और यहाँ पे अपना आंसर हुआ। टाइप्स ऑफ बैंक बहुत ही इजी आंसर है इसका, हुकट का डर बनाया हुआ है। ये बहुत इजी आंसर है। अभी तुमने अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको भी आ जाएगा, लेकिन अगर तुम लोड लोगे तो ये दिखने में बड़ा आंसर है लेकिन बहुत इजी है। और ये आंसर आएगा लास्ट क्वेश्चन में, ऐसा चांसेस भी है। इट हैज अपीयर्ड फॉर मेनी टाइम्स इन द लास्ट क्वेश्चन, सो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज स्टडी इट नाउ, अभी पढ़ो एक बार, कम ऑन। येट अनदर इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विस। अपन ने कौन सी बिजनेस सर्विस देखी? सबसे पहले अपन ने देखा वेयर हाउस, टाइप्स और फंक्शंस। उसके बाद अपन ने देखा बैंक का सर्विस, टाइप्स ऑफ बैंक में। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर बिजनेस सर्विस कॉल्ड एज इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस नाम का सर्विस बिजनेसमैन के लिए एक बून है, वरदान है। ये कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन के रिस्क को कम करने का काम करता है। बिजनेस यानी रिस्क, नौकरी में थोड़ी रिस्क है, बिजनेस में बहुत रिस्क है। आप जो पैसा लगा रहे हैं उसके डूबने का रिस्क है, धंधा ना चलने का रिस्क है, कंज्यूमर सामान खरीदेगा नहीं खरीदेगा उसका रिस्क है। देयर आर एन नंबर ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन अ बिजनेस। ऐसे रिस्क को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसे रिस्क को कभी जीरो नहीं किया जा सकता, मगर उस रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की मदद से होता है। तो इंश्योरेंस एक कवर है, एक सेफ्टी प्रिकॉशन है, जिसके जरिए बिजनेसमैन जो है अपने रिस्क को थोड़ा सा घटा सकता है, थोड़ा सा कम कर सकता है। रिस्क तो हमेशा रहेगा, इंश्योरेंस हो तो भी ना हो तो भी, मगर वो रिस्क को थोड़ा सिक्योर कर सकता है, कम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ये एक बेसिकली कवर है जिसके जरिए गुड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसीज लेकर के बिजनेस में आपके रिस्क को घटा सकते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इंश्योरेंस का, एंड द वेरी फेमस क्वेश्चन रिगार्डिंग इंश्योरेंस, व्हाट इज इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ, बहुत फेमस है दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट बुक में भी देखें तो आपको मिल जाएगा ये। इट इज ऑन पेज नंबर 67 एंड 68। 67 पे एक्चुअली में सिर्फ इंश्योरेंस का मीनिंग लिखा हुआ है। इट मींस प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, यानी आपकी कोई भी धन की हानि ना हो, इसलिए आपको एक सुरक्षा कवच इंश्योरेंस के नाम से दिया जा रहा है। पीछे आ जाएंगे आप तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस मिल जाएंगे।
और प्रिंसिपल्स को आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है म्यूजिक, हमारा शॉर्ट कोड है म्यूजिक, हमारा शॉर्ट कोड है म्यूजिक, हमारा शॉर्ट कोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रक्षित, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर रक्षित, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। रक्षित को यहाँ पे हमने याद तो किया ही है, लेकिन इस सेशन को जितने भी लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, उसमें भी जिसका बर्थडे हो, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल्सो। दोस्तों म्यूजिक, म्यूजिक जो है ये एक बहुत ही आसान शॉर्ट कोड है। इस शॉर्ट कोड से सारे प्रिंसिपल्स एकदम इजीली याद हो सकते हैं। And all the principles are covered very well and very nicely in this short code. Basically, what principles are? तो ये जो सुरक्षा कवच है या ये जो सिक्योरिटी आपको मिल रही है, ये कैसे मिलेगी? तो इट विल ऑलवेज बी एंड बी ओनली देयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। ये कुछ उसूल हैं, कुछ आदर्श हैं, कुछ उसूल, कुछ आदर्श जो फॉलो करने पे ही आपको इंश्योरेंस पैसा देगा या इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। वो उसूल आपको इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही समझ लेने चाहिए। इसीलिए ये आंसर है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। स्टार्ट करें। रक्षित रेडी? चलिए। एम से मिटिगेशन ऑफ लॉस, एम से मिटिगेशन ऑफ लॉस, एम से मिटिगेशन ऑफ लॉस। शब्द थोड़ा सा नया लग सकता है, मिटिगेशन। Insured must always try to minimize the loss of property. हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारा नुकसान जो है वो कम से कम हो। ध्यान दे रे भाई, बात बाद में कर नरेश। एग्जाम्पल को समझ। ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, मतलब नरेश के घर को आग लग रही है और नरेश जो है बाहर तंबाकू खा रहा है। हमारा तो इंश्योरेंस है, क्या जरूरत है बुझाने का? इंश्योरेंस है भाई। समवेयर और द अदर दोस्तों, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया भी है तो भी आपको ये कोशिश हमेशा करनी है कि नुकसान कम से कम हो। इंश्योरेंस लिया तो सब क्या इंश्योरेंस कंपनी का थोड़ी है, प्रॉपर्टी तो तुम्हारी है ना। So you have to take care of it, and that is why in case of uncertain events you have to be very careful. The insured must take all possible measures and necessary steps to control and reduce loss, to control and this is what mitigation means. To control and reduce loss. Hence it is the responsibility of insured to protect the property and avoid losses. आपके नुकसान पे सर्वे होगा, इंश्योरेंस कंपनी सब चेक करेगी और फिर पैसा देगी, आपको कंपेंसेशन मिलेगा आपके पॉलिसी के हिसाब से। मगर आपको ये सिर्फ एक बाय स्टैंडर बन के खड़े नहीं रहना है, सिर्फ देखते नहीं रहना है, आपको भी पूरी कोशिश करनी है कि नुकसान कम से कम। पहला उसूल समझा? प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आंसर में म्यूजिक, एम से मिटिगेशन ऑफ लॉस, एम से, अरे एम से, यू से अटमोस्ट गुड फेथ, यू से क्या? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ, अरे प्रिंसिपल ऑफ, अरे प्रिंसिपल ऑफ भरोसा, फेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंश्योरेंस लेने वाले का इंश्योरेंस कंपनी पे और इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस लेने वाले पे फेथ बहुत जरूरी। विदाउट फेथ और विदाउट utmost good faith nothing can be achieved, and that is why in all types of insurance contract both parties must have good faith towards each other. 3 इंपॉर्टेंट सी आपको याद रखने हैं। क्लियर, कंप्लीट एंड करेक्ट। क्या याद रखना है? क्लियर, कंप्लीट एंड करेक्ट। क्लियर,
कंप्लीट करेक्ट यश, क्लियर कंप्लीट करेक्ट यश, क्लियर कंप्लीट करेक्ट, क्या क्लियर कंप्लीट, क्लियर कंप्लीट, अटमोस्ट गुड फेथ कब आएगा? जब सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी, कंप्लीट होगी, करेक्ट होगी, क्लियर होगी, कंप्लीट होगी, अरे क्लियर होगी, कंप्लीट होगी, अरे क्लियर होगी, कंप्लीट होगी, मतलब तेरे किडनी में लफड़ा है वरद, और तेरे को मालूम है, लेकिन तू इंश्योरेंस पॉलिसी वाले को बता नहीं रहा है। तू ये सोच रहा है ये तो पॉलिसी ले लेता हूं, बाद में जब किडनी का ट्रांसप्लांट कराऊंगा ना तो पैसे ये लोग से लूंगा। तो तू तो चालाक कौवा निकला, ऐसा तो नहीं चलेगा। अटमोस्ट गुड फेथ ये है कि आपको सारा प्रॉब्लम, सारी जानकारी जो है वो कंपनी को बतानी है व्हाइल यू आर टेकिंग द पॉलिसी, व्हेन यू आर टेकिंग द पॉलिसी। सिमिलरली जो पॉलिसी बेचने वाला है वो भी जो है सारा टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्लोज पॉलिसी बेचने के समय ही करना चाहिए। वो टाइम पे हाँ यहां साइन कर दीजिए, हाँ यहां भी साइन कर दीजिए, हाँ यहाँ कर दीजिए, फिर जब ये मरने पे आया तो इसको बोल रहे नहीं अच्छा कैंसर से मर रहा है क्या, ये तो इस पॉलिसी में नहीं है। बेचारे को उम्मीद थी पैसा मिलेगा, लेकिन ये तो पॉलिसी में था ही नहीं, क्योंकि समवेयर और द अदर वो तो फास्ट फास्ट ऐड में चला गया, इस पॉलिसी में सारी बतानी जानकारी अवेलेबल है। धन्यवाद, खाली धन्यवाद ही सुनाई दिया। समवेयर और द अदर अगर कंपनी जो है वो एकदम सारी डिटेल्स नहीं बता रही तो भी गलत है, जो पॉलिसी खरीदने वाला है वो डिटेल्स नहीं बता रहा है तो भी गलत है। देयर हैज टू बी अ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दोनों में एक दूसरे पे विश्वास और भरोसा जरूरी है। क्लियर, कंप्लीट और करेक्ट इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देना जरूरी है। द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू द इंश्योरेंस of the insurance to the insurer. Similarly, insurer must provide relevant information regarding terms and conditions of the contract. समझा क्या? MU समझ रहा है? अपन पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, आंसर का नाम म्यूजिक, आंसर का नाम म्यूजिक, आंसर का नाम M से मिटिगेशन ऑफ लॉस, U से अटमोस्ट गुड फेथ, U से अरे U से याद रहेगा क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एस से सबरोगेशन, एस से सबरोगेशन, एस से जो भी कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी के होते हैं उन सब पे लागू होता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी म्हणजे कम ऑन मैन, इंडेमनिटी पूरा साल हो गया इसके लिए पूछ रहा हूं। पवन एंड्रूज कम ऑन यार, इंडेमनिटी मतलब bringing you back to the same position as you were before the uncertain event. इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि आपको वापस से उसी पोजीशन पे लाना जिस पोजीशन में आप इवेंट से पहले थे। तो ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी यही कोशिश करती हैं। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि आप मर गए तो वापस थोड़ी आपको कंपनी जिंदा कर सकती है, नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका कोई सामान टूट गया, कोई घर में आग लग गई है, कुछ चोरी हुई है, तो वो सब डैमेज जो है वो भरपाई कर सकती है, वहां पे जो है हेल्प हो सकती है। तो सबरोगेशन जो है ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला उसूल जो है ये इंडेमनिटी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे एप्लीकेबल है। क्या होता है ये सबरोगेशन? चलिए अब इंडेमनिटी समझ गए, सबरोगेशन देखते हैं। एज पर दिस प्रिंसिपल, after the insured is compensated for the loss due to damage, then the right of ownership of such property passes to the insurer. ये लाइन में ही पूरा कैच है, ध्यान से समझना। The right of ownership, the right of ownership of such property passes to the insurer. This principle is applicable only when the damaged property has any value after the event causing the damage. इसका मतलब क्या है? Right of ownership is transferred or passes to the insurer
टेक्स्ट बुक में ना बहुत ही भारी एग्जाम्पल है, सीधे यहां पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 69 पे, टॉप फ्लोर पे, मिस्टर ए ओन्स अ टू व्हीलर, द व्हीकल वॉज चोरीला गेला, स्टोलन, एंड सब्सिक्वेंटली मिस्टर ए ने क्या किया, कंप्लेंट लिखा है लोकल पुलिस थाने में। हर्ष पोलिसांकडे गेलेला आहे। अपॉन रिसीविंग रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस, जैसे ही पुलिस का रिपोर्ट मिल गया इंश्योरेंस कंपनी को, द इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेटेड फुल्ली मिस्टर ए फॉर द लॉस ऑफ व्हीकल। कहानी यहां तक समझो। ए का गाड़ी चोरी हुआ, इंश्योरेंस था उसका, चोरी हुआ तो इसने पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस ने इसको रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट इसने इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट किया और इंश्योरेंस कंपनी को मालूम पड़ गया कि अरे गया गाड़ी, तो उसने क्या किया, पूरा नुकसान का पैसा जो था वो दे दिया। इंश्योरेंस जितने का भी लिया होगा उसके हिसाब से पूरा कंपेंसेशन भर दिया। किसको, मिस्टर ए को। अब आगे की कहानी बहुत सिंपल है, आप ही से पूछता हूं मैं, अगर पैसा मिल गया मिस्टर ए को, उसके बाद गाड़ी पुलिस को मिली, तो गाड़ी कौन रखेगा, ए, पुलिस वाले की कंपनी, कौन रखेगा भाई? क्यों? क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी सब पैसा, और वही होता है दोस्तों, लेटर ऑन द स्टोलन व्हीकल वाज रिकवर्ड बाय द पुलिस। इन दिस सिचुएशन द ओनर ऑफ व्हीकल डज नॉट हैव एनी क्लेम, क्योंकि वो तो पैसे ले चुका है ओवर द व्हीकल एज ही हैज ऑलरेडी सब्रोगेटेड। सब्रोगेटेड यानी पूरा जो कंपेंसेशन है वो हासिल कर लेना, इज कॉल्ड एज सब्रोगेशन। अंडरस्टूड? सब्रोगेशन का मतलब, प्रतीक समझ, ध्यान से बात मत कर वो लोग के साथ, ध्यान दे। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, वेयर यू हैव कंप्लीटली टेकन द कंपेंसेशन एंड दैट इज व्हाई योर राइट ऑफ ओनरशिप इज नाउ वेव्ड ऑफ। अब जिसने कंपेंसेट कर दिया है, ये चीज उसकी हो गई, तो कंपनी उसको नीलाम करेगी, उसको खुद रख लेगी वो कंपनी के ऊपर। सब्रोगेशन समझा क्या एवरीवन? म्यूजिक का एम फॉर मिटिगेशन ऑफ लॉस, यू से अटमोस्ट गुड फेथ, एस से सब्रोगेशन, एस से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई से इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आई से हा, इंश्योरेंस जो है ये किसी इंश्योरेबल इंटरेस्ट या सब्जेक्ट मैटर का ही होता है। ऐसी चीज जिसके होने ना होने से आपको फर्क नहीं पड़ता, उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। ऐसी चीज जिसके होने ना होने से फर्क पड़ता है, जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल गेन होता है, वैसी चीज का इंश्योरेंस होता है। दैट थिंग इज कॉल्ड एज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जैसे आपकी लाइफ आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, आपके होने ना होने से आपके परिवार को फर्क पड़ेगा, आपके कमाने ना कमाने के से परिवार को फर्क पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई पीपल डू लाइफ इंश्योरेंस, कि अगर मैं खत्म हो गया तो मेरे परिवार को कुछ तो मिले, कंपेंसेशन मिले, समझ रहे हैं? वैसे ही गुड्स का भी बिजनेसमैन, व्यापारी क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो कीमती गुड्स है, वो बेचेंगे तो उनको पैसा मिलने वाला है। अगर गुड्स को आग लग गई तो उनको पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वो लोग इंश्योरेंस करवा के रख लेते हैं ताकि अगर गुड्स को कुछ हो तो उन्हें थोड़ा बहुत कंपेंसेशन तो मिल जाए। तो इंश्योरेंस जो है ये उन चीजों का होता है जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऐसी चीज का इंश्योरेंस जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू all insurance contracts. It is said to have insurable interest in the subject matter when the existence of that subject matter puts the insured in financial benefit. वो चीज के होने ना होने से आपको कुछ फर्क पड़े, आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट या लॉस हो, वैसी वस्तु का इंश्योरेंस होता है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कुछ डाउट है इसमें? म्यूजिक का आई पहला वाला समझा, दूसरे वाले पे आते हैं डार्लिंग लोग। आई से इंडेमनिटी ऑलरेडी अपन समझा चुके हैं। गारंटी सिंपल भाषा में क्या? गारंटी और अश्योरेंस
to put the insured in the same position in which he was immediately prior to the happening of uncertain event. उस पोजीशन में आपको फिर से लेके आ जाएंगे जिस पोजीशन में आप थे पहले। गोडाउन में आग लगा उससे पहले तो आप बहुत हेकड़ी करके घूमते थे, गोडाउन में आग लग गया तब से तो आप मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, सीना चौड़ा कीजिए और घूमिए आराम से, आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दिलवा देगी। इसी को कहते हैं इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब यही होता है दोस्तों कि एक गारंटी होती है कि जो भी अनसर्टन इवेंट हुआ है वो भले ही हो गया, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको उसी फाइनेंशियल पोजीशन में वापस लाएंगे जिस पोजीशन में आप पहले थे। अंडरस्टूड? इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसे जिंदा तो नहीं कर सकते गोली खिला के। तो द एक्चुअल सम assured is paid to the, जो भी नॉमिनी होगा उसे देते हैं। Under this principle, the insurer agrees to compensate the insured for the actual loss suffered. समझे क्या? इंडेमनिटी समझा क्या? इंडेमनिटी में कोई डाउट है क्या? म्यूजिक का आई समझ रहा है क्या? आई से कितने आई है? 2। पहला इंश्योरेबल इंटरेस्ट और दूसरा इंडेमनिटी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अरे इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अरे इंश्योरेबल इंटरेस्ट। याद रखिए दोस्तों, एम से मिटिगेशन ऑफ लॉस है, यू से अटमोस्ट गुड फेथ है, एस से सब्रोगेशन और आई से 2। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अरे इंश्योरेबल इंटरेस्ट। चलिए आखिरी के कुछ पॉइंट्स कर लेते हैं, बहुत ही आसान पॉइंट्स हैं। सी से कंट्रीब्यूशन, सी से, अरे सी से याद रखने का दोस्तों, कंट्रीब्यूशन। अपन भी दोस्त लोग मिलके कहीं खाने पीने जाते हैं तो 90% ऑफ टाइम तो एक ही बेचारा फंसता है, ले आज रक्षित फंसेगा, उसका बर्थडे। लेकिन समवेयर और दी अदर यूजुअली देयर इज अ कंट्रीब्यूशन स्कीम आल्सो। सब थोड़ा थोड़ा अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर नहीं हुआ आज तक तेरे साथ ऐसा। समवेयर और दी अदर कंट्रीब्यूशन इज दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कंपेंसेशन व्हिच इज टू बी पेड बाय अ पार्टी। यहां पर भी वही है, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी वेयर द इंश्योर्ड हैज टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी। ध्यान देना, जब एक से ज्यादा पॉलिसी लिया है फॉर द सेम रिस्क और सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी बोट है और ओनर ने उस बोट का इंश्योरेंस लिया। एक कंपनी ने 1 लाख का इंश्योरेंस दिलवाया, दूसरे कंपनी ने 5 लाख का। तो जब बोट को कुछ नुकसान होगा तो जिसके पास से जितने की पॉलिसी ली है वो उस रेशियो में कंपेंसेशन करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। 1 लाख वाला 1 लाख से ज्यादा की भरपाई तो नहीं कर पाएगा, या उसकी जो पॉलिसी होगी उसमें जो रेशियो रहेगा उसके हिसाब से ही कंट्रीब्यूट करेगा। और जो बड़े अमाउंट का जिससे पॉलिसी लिया है वो उस हिसाब से, उसके रेशियो के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा। अगर 1 लाख वाला 10% कंपेंसेशन करने वाला है तो उतना ही करेगा, 5 लाख वाला 50% कंपेंसेशन करने वाला है तो उतना ही करेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होगा उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। अंडर दिस प्रिंसिपल the insured can claim the compensation only to the extent of actual loss, either from one insurer or all insurers. One insurer or all insurers. If one insurer pays full compensation, then that insurer can claim proportionate amount from other insurers from whom insured has taken policy. अगर किसी एक ने पूरा दिया तो वो दूसरे से वसूल कर सकता है। Got it? Contribution मतलब the part of payment. Easy? Last one. Causa proxima, इसको हम बोल देते हैं द इमीडिएट एंड अल्टीमेट कॉज। कई बार हम पॉलिसी ले लेते हैं और पॉलिसी लेने के बाद देयर आर मल्टीपल रीजंस और कॉजेज ऑफ अ पर्टिकुलर इंसिडेंट और इवेंट। बहुत ध्यान से समझना, नरेश छपराट जो है वो खड़ा हुआ है,
अपने घर के बाहर, और वही वो टंडेलगिरी करता है शाम के टाइम पे, वही कर रहा है बेचारा। उसको तो बेचारे को कुछ आइडिया नहीं है, वो तो एंजॉय कर रहा है, एंजॉय एंजॉय। अब उसको पता नहीं है कि उसके घर में चोर घुसा है, उसको पता ही नहीं, ही डजंट नो, ही इज एंजॉयिंग। अब चोर जो थे वो बड़े बदमाश टाइप थे, वो लोग ने चोरी तो किया, और जाते जाते वो लोग ने देखा अच्छा एंजॉय कर रहा है बहुत, वो लोग ने घर को आग भी लगा दिया। चोरी तो किया ही, जाते जाते घर को आग भी लगा। नरेश इज नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि ये साला हुआ क्या मेरे साथ, बट अल्टीमेटली ही वॉज कॉन्फिडेंट। उसके पास इंश्योरेंस भी था, तो वो गया इंश्योरेंस कंपनी के पास और इंश्योरेंस कंपनी को बोला, नरेश ने देखिए मेरा जो है चोरी हुआ है, 20 लाख का सामान था, छोटा मोटा आदमी तो मैं हूं ही नहीं, आप देख सकते हैं साइज में, 20 लाख का चोरी हुआ है, कितने का, 20 लाख। तो उसका आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ये मेरा पॉलिसी नंबर है, ये पॉलिसी नंबर है, इसके हिसाब से मैंने थेफ्ट का इंश्योरेंस पहले से करा के रखा था, आई एम स्मार्ट बॉय, गिव मी 20 लाख रुपीस। अब होता क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी वाले इससे शाणे हैं, वो लोग भी मारवाड़ी निकले, वो लोग ने चेक किया सब कुछ, दे चेक्ड एवरीथिंग and they after the survey came to a conclusion that there are multiple causes of loss, और इसमें चोरी एक पर्टिकुलर अमाउंट की हुई है, लेकिन ज्यादा नुकसान तो फायर से हुआ है, और नरेश ने कोई फायर इंश्योरेंस पॉलिसी तो ली नहीं है, तो जितने की चोरी इनके सर्वे में निकल के आ रही है उतने का ही इंश्योरेंस कंपेंसेशन देगी, वरना नहीं देगी। So causa proxima is nothing but the proximate cause or the ultimate cause of the event, which is to be verified properly. Principle of insurance में one of the most important causes या principles है causa proxima. Principle of causa proxima means when a loss is caused by more than, when loss is caused by more than, when loss is caused by more than, when loss is caused by more than, then proximate cause of loss should be taken into consideration to decide the liability of the insurer. कितना हम पे करने के लायबल हैं वो हम लोग चेक करेंगे भाई, क्योंकि मल्टीपल कॉजेज है। The property is insured against some causes and not against all causes. In such a case, the proximate cause of loss is to be found. जो अल्टीमेट कॉज है, जो प्रॉक्सिमेट कॉज है, वो फाइंड किया जाएगा। इफ द प्रॉक्सिमेट कॉज इज द वन विच इज इंश्योर्ड, then the insurance company is bound to pay the compensation. अगर जो फाइनल कॉज आया, जो प्रॉक्सिमेट कॉज आया, उसी का आपने इंश्योरेंस लिया है, तो कंपनी आपको कंपेंसेशन देगी, अदरवाइज वाइज वर्षा नहीं देगी। समझा क्या? पूरा आंसर क्लियर है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, आंसर का नाम म्यूजिक, आंसर का नाम, अरे आंसर का नाम, आंख बंद करनी है, मेरे साथ बोलने एम से मिटिगेशन ऑफ लॉस, एम से क्या है, यू से अटमोस्ट गुड फेथ, यू से, एस से सबरोगेशन, एस से प्रिंसिपल ऑफ, एस से प्रिंसिपल ऑफ, म्यूजिक के अंदर आई से कितने आई, दो, आई से इंश्योरेबल इंटरेस्ट और दूसरा आई इंडेमनिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंडेमनिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सी से कितने सी, कंट्रीब्यूशन और कॉजा प्रॉक्सिमा, कंट्रीब्यूशन और क्लियर है एवरीबडी, ऑल द पॉइंट्स। सी हाउ मेनी आंसर वी हैव डन, 4। पहला आंसर अपन ने किया वेयर हाउस, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, then functions of warehouse, then types of bank, and now principles of insurance। चारों आंसर आज ही पढ़ो, बिना रिवाइज करे अगर आज का संडे आपने गवा दिया तो it will be the waste of these hours which we have spent in this room, complete waste। You have to write and practice all these 4 answers today itself. Tomorrow we will do the next PDF